नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। स्वास्थ्य विभाग जनपद के हर घर स्वास्थ्य सेवा योजनाएं पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। इसी क्रम में स्वास्थ्य कर्मी और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की मदद से अलग अलग इलाकों में एम्बुलेंस में 7 प्रसव कराए गए। यह सभी प्रसव पूरी तरह से सुरक्षित रहे। एम्बुलेंस सेवा 102 और 108 के जिला प्रभारी अजय राय के अनुसार परिजन की ओर से 108 एम्बुलेंस पर सूचना देने के बाद समय से पहुंची। एम्बुलेंस के थोड़ी दूर चलने के बाद ही प्रसव पीड़ा शुरू हो जाने के बाद सभी मेडिकल टेक्नीशियन ने आशा की मदद से एम्बुलेंस में ही सुरक्षित प्रसव कराया। सभी जच्चा बच्चा स्वस्थ हैं। लाभार्थी लक्ष्मी ने कहा कि मेरे घर से फोन जाने के 20 मिनट में ही एम्बुलेंस आ गई। घर से थोड़ी दूर पर ही मेरे असहनीय प्रसव पीड़ा को देखकर मेरा प्रसव एम्बुलेंस में ही करा दिया गया। एम्बुलेंस कर्मी के कारण आज मैं और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। और ये खबर आजमगढ़ से है, जहां एसपी के निर्देश पर जनपद भर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। भारी मात्रा में शराब और गांजा बरामद किया है पुलिस ने और कई लोगों को गिरफ्तार किया है। थाना कोतवाली पुलिस द्वारा एक नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया है। जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कुल 80 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। थाना बिलरियागंज में 40 लीटर देसी कच्ची शराब के साथ उप निरीक्षक राम प्रसाद और पुलिस बल ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तो वही सिवली नेशनल इंटर कॉलेज के पास से गिरफ्तार किया। तो वहीं रामनाथपुर पुलिस ने भी एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तो वहीं पुलिस की इस कार्रवाई से अपराध में हड़कंप मचा हुआ है। चुनाव प्रक्रिया के तहत जो नामांकन की प्रक्रिया है 10 तारीख से शुरू होगी। पुलिस के द्वारा इसका एक पूरा मैप तैयार कर लिया गया है, जिसमें अलग अलग लेवल्स की बैरिकेडिंग तैयार की गई है। कहाँ से कितने व्यक्तियों को अंदर जाने की अनुमति है, जो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है, वाहन कितने जा सकते हैं, उनका पूर्णतः पालन कराया जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए 4 QRTs भी हमारे द्वारा बनाई गई हैं कि किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तत्काल इनको एक्शन में लाया जा सके। एंटी राइट फोर्स एक तैयार की गई है, इसीलिए कि भीड़ भाड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचे। जितने भी लोग हैं जिनको नामांकन करना है, उनसे संपर्क करके उनको पहले से ही अवगत करा दिया जा रहा है कि क्या क्या गाइडलाइंस हैं चुनाव आयोग की, उनका पालन करें। इसके साथ साथ चुनाव की तैयारी के संबंध में भी लगातार कार्रवाइयाँ जारी हैं। जो लाइसेंसी असला है पुलिस के द्वारा लगातार जमा कराया जा रहा है। लगभग 80% असला वर्तमान में जनपद में जमा कराए जा चुके हैं। बाकी लोग जितना भी है उसको भी जमा कराया जाएगा। अवैध शराब के संबंध में लगातार पुलिस की कार्रवाई, हिस्ट्री शीट खोलना, गैंग पंजीकृत करना, गैंगस्टर करना, लोगों की गिरफ्तारियां करना, अवैध शस्त्र के संबंध में गिरफ्तारियां करना, ये सारी कार्रवाइयां पुलिस के द्वारा वर्तमान में जारी हैं। इसकी थानावार समीक्षा भी हम लोगों के द्वारा की जा रही है डेली बेसिस पे। और इसमें जो भी अच्छा काम करने वाले पुलिसकर्मी हैं उनको हम लोग रिवॉर्ड देंगे। जिनकी लापरवाही है उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रत्याशियों के लिए क्या दिशा निर्देश है? चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है कि 2 लोग ही उनके साथ आ सकते हैं नामांकन के दौरान। और वाहनों के संबंध में भी बहुत डिटेल्ड गाइडलाइंस है चुनाव आयोग की। जो अगर वाहनों का काफिला चलता है तो आधे घंटे की दूरी दोनों काफिलों के बीच में रहेगी। इसका भी चुनाव आयोग के द्वारा ये सारी चीज़ें जितने भी प्रत्याशी हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ मेरे और डीएम साहब के द्वारा मीटिंग करके सबको बहुत विस्तार में अवगत करा दिया गया है। कुछ गाइडलाइंस हैं जो चुनाव आयोग के द्वारा हर हफ्ते उनको रिवीजन किया जा रहा है, उसके संबंध में भी लगातार इनको अवगत कराया जा रहा है। और हम लोगों के द्वारा कार्रवाई भी की गई है। अब तक टोटल 28 मामले दर्ज किए गए हैं पुलिस के द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन के या जो कोविड की प्रोटोकॉल्स हैं चुनाव आयोग की उनके उल्लंघन के संबंध में। और सबसे यही अनुरोध है कि इसका पूर्णतः पालन करें। कोई भी उल्लंघन होगा तो पुलिस कठोर कार्रवाई करेगी। आचार संहिता के अनुपालन के लिए क्या क्या किया, किस तरह से तैयार किया? पुलिस के जो भी जितने पोस्टर्स लगे हुए थे वो पुलिस और प्रशासन की टीमों ने मिलकर उनको हटाया है। एक अवधि के बाद वार्निंग दी गई। उसके बाद जिसकी गाड़ियों में हूटर लगे हुए हैं, सायरन लगे हुए हैं या कोई प्रचार सामग्री जिसकी अनुमति नहीं है वो लगा हुआ है, उसके संबंध में जो भी उल्लंघन है तो तत्काल FIR पंजीकृत की गई है। लगभग 7.5 लाख रुपए कैश रिकवर किया गया है, जिसका उनके पास कोई लेखा जोखा नहीं था, और इसको सीज करके संबंधित मजिस्ट्रेट को सूचित किया गया है। इसके साथ साथ 45 बैरियर पॉइंट्स हैं जनपद के अंदर और बाहर, जहाँ पे लगातार चेकिंग सुनिश्चित की जा रही है आकस्मिक रूप से कि आचार संहिता का कोई भी उल्लंघन ना करें और किसी भी प्रकार का जो इलेक्शन कमीशन गाइडलाइंस है उनका उल्लंघन ना हो। जो पाबंद किए जा रहे हैं उसमें बहुत से बुद्धिजीवी वर्गों को कर लिया गया है, तो उसमें बड़ा नाराजगी है। आपके पास भी लोग आए होंगे। विधानसभा चुनाव का नामांकन 10 फरवरी से शुरू हो रहा है और 7 मार्च को मतदान है, जिसको देखते हुए और निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव कराने के लिए आजमगढ़ पुलिस कटिबद्ध दिख रही है, जिसको लेकर पुलिस और प्रशासन काफी मुस्तैद दिख रहा है। सामान्य निर्वाचन 2022 नामांकन प्रक्रिया से संबंधित सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुरागा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। किस तरह की सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे, क्या तारीख से नामांकन शुरू होगा? चुनाव प्रक्रिया के तहत जो नामांकन की प्रक्रिया है 10 तारीख से शुरू होगी।
पुलिस के द्वारा इसका एक पूरा मैप तैयार कर लिया गया है, जिसमें अलग अलग लेवल सी बैरिकेडिंग तैयार की गई है, कहाँ से कितने व्यक्तियों को अंदर जाने की अनुमति है, जो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है, वाहन कितने जा सकते हैं, उनका पूर्णतः पालन कराया जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए 4 QRTs भी हमारे द्वारा बनाई गई हैं कि किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तत्काल इनको एक्शन में लाया जा सके। एंटी रैट फोर्स एक तैयार की गई है, इसीलिए कि भीड़ भाड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचे। जितने भी लोग हैं जिनको नामांकन करना है, उनसे संपर्क करके उनको पहले से ही अवगत करा दिया जा रहा है कि क्या क्या गाइडलाइंस हैं चुनाव आयोग की, उनका पालन करें। इसके साथ साथ चुनाव की तैयारी के संबंध में भी लगातार कार्रवाइयाँ जारी हैं। जो लाइसेंसी असला है पुलिस के द्वारा लगातार जमा कराया जा रहा है। लगभग 80% असला वर्तमान में जनपद में जमा कराए जा चुके हैं। बाकी लोग जितना भी है उसको भी जमा कराया जाएगा। अवैध शराब के संबंध में लगातार पुलिस की कार्रवाई, हिस्ट्री शीट खोलना, गैंग पंजीकृत करना, गैंगस्टर करना, लोगों की गिरफ्तारियां करना, अवैध शस्त्र के संबंध में गिरफ्तारियां करना, ये सारी कार्रवाइयां पुलिस के द्वारा वर्तमान में जारी हैं। इसकी थानावार समीक्षा भी हम लोगों के द्वारा की जा रही है डेली बेसिस पे, और इसमें जो भी अच्छा काम करने वाले पुलिसकर्मी हैं उनको हम लोग रिवॉर्ड देंगे। जिनकी लापरवाही है उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रत्याशियों के लिए क्या दिशा निर्देश है? चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है कि 2 लोग ही उनके साथ आ सकते हैं नामांकन के दौरान, और वाहनों के संबंध में भी बहुत डिटेल्ड गाइडलाइंस है चुनाव आयोग की। जो अगर वाहनों का काफिला चलता है तो आधे घंटे की दूरी दोनों काफिलों के बीच में रहेगी, इसका भी चुनाव आयोग के द्वारा। ये सारी चीज़ें जितने भी प्रत्याशी हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ मेरे और डीएम साहब के द्वारा मीटिंग करके सबको बहुत विस्तार में अवगत करा दिया गया है। कुछ गाइडलाइंस हैं जो चुनाव आयोग के द्वारा हर हफ्ते उनको रिवीजन किया जा रहा है, उसके संबंध में भी लगातार इनको अवगत कराया जा रहा है, और हम लोगों के द्वारा कार्रवाई भी की गई है। अब तक टोटल 28 मामले दर्ज किए गए हैं पुलिस के द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन के, या जो कोविड की प्रोटोकॉल्स हैं चुनाव आयोग की उनके उल्लंघन के संबंध में। और सबसे यही अनुरोध है कि इसका पूर्णतः पालन करें। कोई भी उल्लंघन होगा तो पुलिस कठोर कार्रवाई करेगी। आचार संहिता के अनुपालन के लिए क्या क्या किया गया, किस तरह से तैयार किया? पुलिस के जो भी जितने पोस्टर्स लगे हुए थे वो पुलिस और प्रशासन की टीमों ने मिलकर उनको हटाया है। एक अवधि के बाद वार्निंग दी गई, उसके बाद जिसकी गाड़ियों में हूटर लगे हुए हैं, सायरन लगे हुए हैं, या कोई प्रचार सामग्री जिसकी अनुमति नहीं है वो लगा हुआ है, उसके संबंध में जो भी उल्लंघन है तो तत्काल FIR पंजीकृत की गई है। लगभग 7.5 लाख रुपए कैश रिकवर किया गया है, जिसका उनके पास कोई लेखा जोखा नहीं था, और इसको सीज करके संबंधित मजिस्ट्रेट को सूचित किया गया है। इसके साथ साथ 45 बैरियर पॉइंट्स हैं जनपद के अंदर और बाहर, जहां पे लगातार चेकिंग सुनिश्चित की जा रही है आकस्मिक रूप से कि आचार संहिता का कोई भी उल्लंघन ना करे और किसी भी प्रकार का जो इलेक्शन कमीशन गाइडलाइंस है उनका उल्लंघन ना हो। सर, 107 जिला में जो पाबंद किए जा रहे हैं उसमें बहुत से बुद्धिजीवी वर्गों को कर लिया गया है, तो उसमें बड़ा नाराजगी है। आपके पास भी लोग आए होंगे। आजमगढ़ के निजामाबाद विधानसभा में 4 बार से विधायक रहे लोकप्रिय व ईमानदार आलम बदी के खिलाफ उनका हिस्से इसरार अहमद उनके खिलाफ चुनाव मैदान में ताल ठोक रहा है, जिससे निजामाबाद की सीट पर सबकी निगाहें लगी हुई है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पहली पसंद आलम बदी ही हैं, लेकिन उनके स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें क्लास लगाए जा रहे थे कि इस बार आलम बदी चुनाव नहीं लड़ेंगे और इसरार अहमद को विधायक की सहमति से टिकट फाइनल हो जाएगा। लेकिन एक बार फिर सपा सुप्रीमो ने आलम बदी को ही अपना प्रत्याशी बनाकर चुनाव के मैदान में उतार दिया है। आपको बता दें कि विधायक आलम बदी अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए एक मिसाल है, जो बिना लाव लश्कर के एक आम आदमी की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जिसकी वजह से चाहे मुलायम सिंह रहे हों या अखिलेश यादव, सभी इनको हमेशा सम्मान देते रहे हैं। 7 फरवरी 2022 यानी आज पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य व अपर पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल के आदेश के क्रम में यातायात प्रभारी कौशल पाठक के द्वारा जनपद आजमगढ़ में उच्च न्यायालय द्वारा मोडिफाइड साइलेंसर लगाकर चलने वाले व गोलीनुमा आवाज करने वाले बुलेट मोटरसाइकिल के विरुद्ध चेकिंग अभियान के क्रम में सघन चेकिंग की गई तथा कोहरे के कारण होने वाली दुर्घटना को रोकने के दृष्टिगत हेलमेट, सीट बेल्ट, रिफ्लेक्टर टेप, गलत नंबर प्लेट व अन्य यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के तथा बैंकों के आसपास बिना नंबर की वाहनों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाया गया तथा साथ ही साथ लोगों को हेलमेट, सीट बेल्ट व अन्य यातायात के नियमों की अनिवार्यता का व आवश्यकता बताई गई तथा यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले 95 वाहनों का चालान किया गया तथा एक आजमगढ़ से खबर है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आखिर अपना वादा निभा दिया और वंदना सिंह को सगड़ी से प्रत्याशी बना दिया है। भाजपा ने 45 प्रत्याशियों की सूची जारी की, जिसमें सगड़ी से वंदना सिंह और फूलपुर से विधायक अरुण कांत का टिकट काटकर रामसूरत राजभर को प्रत्याशी बनाया गया है। आपको बता दें कि सगड़ी विधानसभा में कई भाजपा के टिकट के दावेदार थे, जिसमें मुख्य रूप से अरविंद जायसवाल, मनीष मिश्रा और घनश्याम पटेल व देवेंद्र सिंह, और अपना दल से मालती सिंह प्रमुख दावेदार थी। मालती सिंह को उम्मीद थी कि कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र होने की वजह से अपना दल के कोटे में सीट जाएगी, लेकिन वंदना सिंह का टिकट फाइनल होने से सभी के मनसूबे पर पानी फिर गया है। वंदना सिंह के ससुर व पति दोनों लोग सगड़ी से विधायक रह चुके हैं और
विगत दिनों सीएम योगी का सगड़ी का दौरा और वंदना सिंह को ज्यादा सम्मान देने से यह कयास लगाए जाने लगे थे कि मुख्यमंत्री की पसंद वंदना सिंह ही है। अंततः यह टिकट वंदना सिंह को मिल गया। वहीं फूलपुर से अरुणकांत का टिकट कटने से उनके पिता रमाकांत यादव के लिए रास्ता साफ हो गया है। अब देखना यह होगा कि सगड़ी और फूलपुर की जनता किसी विधानसभा पहुंचाती है। विद्यालय खुलते ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर टीकाकरण के लिए लगी भीड़, छात्राओं में दिखा उत्साह। बता दें कि सोमवार को विद्यालय खुलते ही जहां पठन पाठन में लोगों ने अपनी रुचि दिखाई, वहीं छात्राओं ने टीकाकरण को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर राजकीय इंटर कॉलेज की बालिकाओं ने टीकाकरण कराया। इस दौरान बालिकाओं में काफी उत्साह रहा, तो वहीं टीकाकरण के लिए लगातार स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है तथा विद्यालय एवं ग्रामीण अंचलों में अलग अलग टीम, मोबाइल टीम द्वारा अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर शिवाजी सिंह ने बताया कि टीकाकरण के लिए अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करते हुए मोबाइल टीम द्वारा स्कूल, कॉलेज तथा ग्रामीण अंचलों में लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। साथ ही 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग तथा के सभी छात्र छात्राओं का टीकाकरण किया जा रहा है। अब तक 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के लोगों का लगभग 10,000 से ऊपर टीकाकरण पूर्ण कर लिया गया है। टीकाकरण द्वारा ज्यादा से ज्यादा निर्धारित लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग जनपद के हर घर स्वास्थ्य सेवा योजनाएं पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। इसी क्रम में स्वास्थ्य कर्मी और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की मदद से अलग अलग इलाकों में एम्बुलेंस में 7 प्रसव कराए गए। यह सभी प्रसव पूरी तरह से सुरक्षित रहे। एम्बुलेंस सेवा 102 और 108 के जिला प्रभारी अजय राय के अनुसार परिजन की ओर से 108 एम्बुलेंस पर सूचना देने के बाद समय से पहुंची। एम्बुलेंस के थोड़ी दूर चलने के बाद ही प्रसव पीड़ा शुरू हो जाने के बाद सभी मेडिकल टेक्नीशियन ने आशा की मदद से एम्बुलेंस में ही सुरक्षित प्रसव कराया। सभी जच्चा बच्चा स्वस्थ हैं। लाभार्थी लक्ष्मी ने कहा कि मेरे घर से फोन जाने के 20 मिनट में ही एम्बुलेंस आ गई। घर से थोड़ी दूर पर ही मेरे असहनीय प्रसव पीड़ा को देखकर मेरा प्रसव एम्बुलेंस में ही करा दिया गया। एम्बुलेंस कर्मी के कारण आज मैं और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। सगड़ी तहसील क्षेत्र के मझौआ, बनकटिया, महुला, बलुआ, जगदीशपुर, बैरीडाल, दलपतपुर, फतेहपुर, लुचुई सहित दर्जनों गाँव में सौरभ यादव बसपा नेता ने संपर्क किया और बसपा की नीतियों से जन जन को अवगत कराया। इसी बीच उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिससे आम आदमी परेशान है। भाजपा की सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। अब की बार 2022 विधानसभा चुनाव में मैं आप सभी से अपील करता हूं कि पिता शंकर यादव को विधानसभा सगड़ी से विधायक बनाकर बहन कुमारी मायावती के हाथों को मजबूत कर उनको उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाए। सौरभ यादव। सर, आपके द्वारा किन किन गांव में जनसंपर्क किया गया, क्या है? हम लोग सुबह से ही जनसंपर्क कर रहे हैं और कुछ लोग मरे थे तो वहाँ पे गए थे और उन लोगों को ढांढस बनाया और वो करते हुए फिर हम लोग इधर लाटघाट में आए हैं। जैसे कि विधानसभा चुनाव नज़दीक है, क्या कुछ कहेंगे? जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से मैं ये अपील करूँगा कि माननीय शंकर यादव जी बहुत पुराने नेता हैं, 40 साल से संघर्ष कर रहे हैं सभी विधानसभा में, और कोई भी आफत आती है तो सबसे पहले पहुँचते हैं वहाँ पर और अपने स्तर से मदद करते हैं लोगों की। जनता से मैं यही अपील करूंगा कि उनको भारी मतों से विजयी बनाएं और 5वीं बार बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। अगर सगड़ी विधानसभा में विधायक बन जाते हैं शंकर यादव, तो क्या रहेगी सगड़ी विधानसभा की तस्वीर? जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि सगड़ी विधानसभा की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। किसी ने, कोई भी आज तक जो भी विधायक हुआ, किसी ने कुछ भी काम नहीं किया है। जीतने के बाद सब लोग लखनऊ ही रहते हैं, कोई इधर क्षेत्र में झांकने भी नहीं आता है कि क्या काम हो रहा है यहाँ पे। कुछ भी नहीं काम होता है यहाँ पे। सड़क टूटी हुई है चारों तरफ, देखिए आप, और विकास के नाम पे जीरो है यहाँ पे। और हर बार वो लोग एसी में बैठ के गाड़ी में घूमते हैं, कुछ भी काम नहीं होता है। सगड़ी विधानसभा एकदम सबसे पिछड़ा हुआ विधानसभा है पूरे पूर्वांचल का। ठीक सर। हमारा नाम अरविंद त्रिपाठी है। सर, शंकर यादव के लड़के सौरभ यादव जब संपर्क कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सौरभ यादव से संपर्क कर रहे हैं, शंकर यादव के लड़के हैं जी। और सगड़ी के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि शंकर यादव के लड़के घूम रहे हैं जी। शंकर यादव का एक अपना अलग इतिहास है, 40 साल का इतिहास है। शंकर यादव को सगड़ी का बच्चा बच्चा जानता है, किसी को परिचय बताने की जरूरत नहीं है। और सगड़ी का सारे समाज के लोग दलगत राजनीति से, धर्म जात से ऊपर उठ करके एक सर्वमान्य नेता के तौर पर उनको चुनने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर सगड़ी में विधायक वो बन जाते हैं तो क्या रहेगी सगड़ी विधानसभा की तस्वीर? देखिए, जब राजनीतिक व्यक्ति विधानसभा में पहुंचेगा तो जनता की सोचेगा। और सगड़ी की मूलभूत विधायक का काम नाली, सड़क, खड़ंजा, बिजली, अस्पताल, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी। आज 60 साल हो गया। यहाँ के जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा के कारण यहाँ की सड़कें, अगर यही सड़क है जिस सड़क पे आप खड़े हैं,
आप यहाँ से चले जाइए बॉर्डर तक, आप अगर जूता नहीं पहने हैं तो आपका एक को नाखून पैर में नहीं रहेगा। बगल की विधानसभा जहाँ से शुरू होती वहाँ सड़क भी अच्छी मिल जाएगी। ये यहाँ के जनप्रतिनिधि की उपेक्षा का परिणाम है। क्या कहेंगे आप शंकर यादव को लेकर आज? शंकर यादव जननेता हैं, समाज के नेता हैं, सारे समाज के नेता हैं और जनता के लिए लगभग 40 सालों से किसी पद पे वो नहीं रहे। और शंकर यादव समाज की दुर्दशा को काफ़ी करीब से, गरीब के बेटा हैं, करीब से उन्होंने देखा है और सारे समाज के लिए वो काम करेंगे। ठीक। अतरौलिया से खबर है, जहां सपा के पक्ष में ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव ने जनसंपर्क कर लोगों से आशीर्वाद मांगा है। बता दें कि क्षेत्र के हैदरपुर ग्राम सभा के अंतर्गत गोरहरपुर गंगापुर पटेल चौक पर ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव ने समाजवादी पार्टी के समर्थन में लोगों से आशीर्वाद मांगा। जनसंपर्क के दौरान हैदरपुर ग्राम सभा के लोग उनके साथ मौजूद रहे तथा घर घर जाकर लोगों से आशीर्वाद मांगा और सपा के पक्ष में वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि हम लोगों का रिश्ता कोई एक दिन का रिश्ता नहीं है, पिता और दादा बाबा के बनाए हुए रिश्ते पर चलने का अवसर मिला है। आप लोगों के सुख दुख में हमेशा साथ खड़ा रहते हैं तथा हमेशा एक दूसरे के सुख और दुख में शरीक होते हैं। आइए सुनाते हैं कि जनसंपर्क के दौरान ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव ने क्या कुछ कहा। गोरखपुर में जनसंपर्क किया है, लोगों से विधायक जी के लिए अपील की है, उसके लिए थोड़ा बताइए। आज हम हैदरपुर ग्राम सभा के, चाहे वो नानू का पुरवा हो, नानू का पुरवा से लेकर छवनिया के पुरवा से लेकर अकबेलपुर से लगायत गोरहरपुर गंगापुर और आपके इस पटेल के इंटर कॉलेज के तिराहे पर, हैदरपुर चौराहे पर हमने घर घर लोगों से जा कर के वोट की अपील नहीं किया, बल्कि उन लोगों का आशीर्वाद लिया। क्योंकि हम लोग सीजनल लोग नहीं हैं, हम लोग लगातार लोगों के सुखों दुखों में लगातार बने रहने वाले लोग हैं। हम लोग ऐसे नहीं हैं कि जो केवल चुनाव के समय में आएँ। आप देख रहे होंगे भाई राजेश सिंह का एक गांव है, मैं आपको बताऊं कि आज ये जो हुजूम आप देख रहे होंगे, अभी आपने देखा है, इसमें कहीं कोई दूसरे गांव का रहने वाला नहीं है, इसमें केवल हैदरपुर गांव पंचायत के लोग हैं। लेकिन जब आप देखते होंगे कि और लोग प्रत्याशी लोग जब संपर्क करने जा रहे हैं तो किराए के लोगों को लेके जा रहे हैं, लेकिन हम जब जिस गांव में जाते हैं उसी गांव का जो अपार जन सैलाब उमड़ रहा है, वो हम लोगों के विगत कई वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के रिश्ते हैं। हमारे कोई रिश्ते राजनीतिक रिश्ते नहीं है, राजनीतिक छलवे के रिश्ते नहीं है, ये हमारे 2-2, 3-3 पीढ़ियों के लोगों के पारिवारिक रिश्ते हैं। हम जब इनके घरों में शहनाइयाँ बजती हैं तो उनके घरों में बैठ करके सुख की अनुभूति करते हैं, और जब कभी कोई संकट का दौर आता है तो हम निश्चित रूप से उस दुख और गम में शरीक होते हैं। आपके माध्यम से, पूरे फोटो सेशन के माध्यम से हम आप देखिए कि ये समूचे लोग हैं, वो गंगापुर के हैं, हैदरपुर के हैं, गोरहरपुर के हैं, अकबेलपुर के हैं, इसमें कहीं कोई दूसरे गांव का आरोप लगाया है कि विधायक जी के अस्पताल स्वास्थ्य विभाग ने बनाया है, पीडब्ल्यू की जो सड़कें हैं पीडब्ल्यू ने बनाया, विधायक जी ने बनाया है, विधायक जी निधि से नहीं बनाया है। इसके बारे में आप मैं ना समझ लोगों की बात नहीं करता। आप बताओ एक विधायक की निधि कितनी है? जो एक विधायक की निधि 2 करोड़ है। आप बताओ 2 करोड़ में कितनी बड़ी सड़क बनेगी? जहां एक तरफ 50-50 करोड़ की सड़कें बनी। आपका ये जिस ग्राउंड पे आप यहाँ पर हो, ये जो आपका ये पटेल तिराहा से लेकर के आपका ये अतरैट संपर्क मार्ग है, आप बताओ ये कोई विधायक निधि से बनने वाली चीज है? अस्पताल जो स्वास्थ्य विभाग, इस देश के लोकतांत्रिक परंपरा में पीडब्ल्यूडी का काम है रोड बनाना, स्वास्थ्य विभाग का काम है अस्पताल बनाना, शिक्षा विभाग का काम है पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाना, चाहे वो समधी का डिग्री कॉलेज बनाना, चाहे मूक बधिर विद्यालय बनाना जो आपके सुल्तानपुर करमैनी में है, 20-20, 25-25 करोड़ के हैं। तो अब ऐसी चीज़ों पर हम क्या जवाब आपका दें? हम सरकार में रहेंगे तो चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग हो, इस अतरौलिया की दी हुई ताकत से लगातार समाजवादी पार्टी की सरकार आने में अतरौलिया सारे विभागों पर, अतरौलिया की जब फाइल जाती है तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उस पर डिस्कस नहीं करता है, दस्तखत करता है। हम 10 तारीख के बाद पुनः तमाम योजनाओं को लेकर आएंगे। हम ना समझ लोगों की बातों पर कोई जवाब नहीं देंगे। आरोप भी लगा रहे हैं कि एक जातीय राज रहा 40 साल से, अब की हम तोड़ेंगे, ऐसा क्या उनके लिए जवाब कुछ? हम ऐसे कुछ नहीं, केवल हम आपके माध्यम से एक बात कह रहे हैं, इस चौराहे पर कह रहे हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कहाँ जात का राज है, ये कन्हैया गौड़ है, ये किसी जात के हैं, एक कल्लू बीडीसी सदस्य हैं,
ये किसी जात के हैं, ये रमेश है, ये किसी जात के हैं, ये गोविंद पांडे हैं, कहाँ गए गोविंद पांडे। ये जात की कोई हम लोगों की सीमा नहीं है। अगर जात, ये देखिए ये गोविंद पांडे, हम लोग जात वाले नहीं हैं। अगर जात वाले होते तो जिला पंचायत में शीतला निषाद को भेजते, जात वाले होते तो जिला पंचायत में लक्ष्मीराम वर्मा को भेजते। ऐसे लोगों की बातों पे हम जवाब नहीं देंगे। हम जात नहीं जमात की खेती करते हैं। हमारे ऊपर कोई हम कुछ नहीं कहेंगे। हम ऐसे नहीं है कि क्या, हम जो हमारा ही रिकॉर्ड बना है हम उसी रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश करेंगे, बस बाकी फैसला जनता। जनपद जालौन के उरई विधानसभा प्रत्याशी दयाशंकर वर्मा के एट कार्यालय उद्घाटन में उपस्थित के साथ ग्राम सैदनगर व कुरकरू तथा पचखोरा में डोर टू डोर संपर्क किया गया तथा अखिलेश यादव की योजनाओं को बताया गया। कुंवर पृथ्वी सिंह यादव, जिलाध्यक्ष मुलायम सिंह जालौन ने सभी से अपील किया कि इस बार विकास के नाम पर अखिलेश यादव को अपना बहुमूल्य वोट देकर प्रदेश में विकास में सहभागीदार बने। अतरौलिया से खबर है, जहां सपा के पक्ष में ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव ने जनसंपर्क कर लोगों से आशीर्वाद मांगा है। बता दें कि क्षेत्र के हैदरपुर ग्राम सभा के अंतर्गत गोरहरपुर गंगापुर पटेल चौक पर ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव ने समाजवादी पार्टी के समर्थन में लोगों से आशीर्वाद मांगा। जनसंपर्क के दौरान हैदरपुर ग्राम सभा के लोग उनके साथ मौजूद रहे तथा घर घर जाकर लोगों से आशीर्वाद मांगा और सपा के पक्ष में वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि हम लोगों का रिश्ता कोई एक दिन का रिश्ता नहीं है, पिता और दादा बाबा के बनाए हुए रिश्ते पर चलने का अवसर मिला है। आप लोगों के सुख दुख में हमेशा साथ खड़ा रहते हैं तथा हमेशा एक दूसरे के सुख और दुख में शरीक होते हैं। आइए सुनाते हैं कि जनसंपर्क के दौरान ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव ने क्या कुछ कहा। गोरखपुर में जनसंपर्क किया है, लोगों से विधायक जी के लिए अपील की है, उसके लिए थोड़ा बताइए। आज हम हैदरपुर ग्राम सभा के, चाहे वो नानू का पुरवा हो, नानू का पुरवा से लेकर छवनिया के पुरवा से लेकर अकबेलपुर से लगायत गोरहरपुर गंगापुर और आपके इस पटेल के इंटर कॉलेज के तिराहे पर हैदरपुर चौराहे पर हमने घर घर लोगों से जा कर के वोट की अपील नहीं किया, बल्कि उन लोगों का आशीर्वाद लिया। क्योंकि हम लोग सीजनल लोग नहीं हैं, हम लोग लगातार लोगों के सुखों दुखों में लगातार बने रहने वाले लोग हैं। हम लोग ऐसे नहीं हैं कि जो केवल चुनाव के समय में आएँ। आप देख रहे होंगे भाई राजेश सिंह का एक गांव है, मैं आपको बताऊं कि आज ये जो हुजूम आप देख रहे होंगे, अभी आपने देखा है, इसमें कहीं कोई दूसरे गांव का रहने वाला नहीं है। इसमें केवल हैदरपुर गांव पंचायत के लोग हैं। ले जब आप देखते होंगे कि और लोग प्रत्याशी लोग जब संपर्क करने जा रहे हैं तो किराए के लोगों को लेके जा रहे हैं, लेकिन हम जब जिस गांव में जाते हैं उसी गांव का जो अपार जन सैलाब उमड़ रहा है, वो हम लोगों के विगत कई वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के रिश्ते हैं। हमारे कोई रिश्ते राजनीतिक रिश्ते नहीं है, राजनीतिक छलवे के रिश्ते नहीं है, ये हमारे दो दो तीन तीन पीढ़ियों के लोगों के पारिवारिक रिश्ते हैं। हम जब इनके घरों में शहनाइयाँ बजती हैं तो उनके घरों में बैठ करके सुख की अनुभूति करते हैं, और जब कभी कोई संकट का दौर आता है तो हम निश्चित रूप से उस दुख और गम में शरीक होते हैं। आपके माध्यम से, पूरे फोटो सेशन के माध्यम से हम आप देखिए कि ये समूचे लोग हैं, वो गंगापुर के हैं, हैदरपुर के हैं, गोरहरपुर के हैं, अकबेलपुर के हैं, इसमें कहीं कोई दूसरे गांव का आरोप लगाया है कि विधायक जी के अस्पताल स्वास्थ्य विभाग ने बनाया है, पीडब्ल्यू की जो सड़कें हैं पीडब्ल्यू जी ने बनाया, विधायक जी ने बनाया है, विधायक जी निधि से नहीं बनाया है। इसके बारे में आप मैं ना समझ लोगों की बात नहीं करता। आप बताओ एक विधायक की निधि कितनी है? जो एक विधायक की निधि 2 करोड़ है। आप बताओ 2 करोड़ में कितनी बड़ी सड़क बनेगी? जहां एक तरफ 50-50 करोड़ की सड़कें बनी। आपका ये जिस ग्राउंड पे आप यहाँ पर हो, ये जो आपका ये पटेल तिराहा से लेकर के आपका ये अतरैट संपर्क मार्ग है, आप बताओ ये कोई विधायक निधि से बनने वाली चीज है? अस्पताल जो स्वास्थ्य विभाग, इस देश के लोकतांत्रिक परंपरा में पीडब्ल्यूडी का काम है रोड बनाना, स्वास्थ्य विभाग का काम है अस्पताल बनाना, शिक्षा विभाग का काम है पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाना, चाहे वो समधी का डिग्री कॉलेज बनाना, चाहे मूक बधिर विद्यालय बनाना जो आपके सुल्तानपुर करमैनी में है, 20-20, 25-25 करोड़ के हैं। तो अब ऐसी चीज़ों पर हम क्या जवाब आपका दें? हम सरकार में रहेंगे तो चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग हो, इस अतरौलिया की दी हुई ताकत से लगातार
समाजवादी पार्टी की सरकार आने में अतरौलिया सारे विभागों पर अतरौलिया की जब फाइल जाती है तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उस पर डिस्कस नहीं करता है, दस्तखत करता है। हम 10 तारीख के बाद पुनः तमाम योजनाओं को लेकर आएंगे। हम ना समझ लोगों की बातों पर कोई जवाब नहीं देंगे। आरोप भी लगा रहे हैं कि एक जातीय राज रहा 40 साल से, अब की हम तोड़ेंगे, ऐसा क्या उनके लिए जवाब कुछ? हम ऐसे कुछ नहीं, केवल हम आपके माध्यम से एक बात कह रहे हैं, इस चौराहे पर कह रहे हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कहाँ जात का राज है, ये कन्हैया गौड़ है, ये किसी जात के हैं, ये कल्लू बीडीसी सदस्य हैं, ये किसी जात के हैं, ये रमेश है, ये किसी जात के हैं, ये गोविंद पांडे हैं। कहाँ गए गोविंद पांडे? ये जात की कोई हम लोगों की सीमा नहीं है। अगर जात, ये देखिए ये गोविंद पांडे, हम लोग जात वाले नहीं हैं। अगर जात वाले होते तो जिला पंचायत में शीतला निषाद को भेजते, जात वाले होते तो जिला पंचायत में लक्ष्मीराम वर्मा को भेजते। ऐसे लोगों की बातों पे हम जवाब नहीं देंगे। हम जात नहीं जमात की खेती करते हैं। हमारे ऊपर कोई विधायक का क्या है आपके? हम कुछ नहीं कहेंगे। हम ऐसे नहीं है कि क्या, हम जो हमारा ही रिकॉर्ड बना है हम उसी रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश करेंगे, बस। बाकी फैसला जनता। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जनपद भर में अवैध रूप से लगे गाड़ियों पर होटर और प्रचार सामग्री के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि चेकिंग के दौरान 7.5 लाख रुपया कैश बरामद किया गया है, जिसका कोई लेखा जोखा उपलब्ध नहीं था। पुलिस अधीक्षक द्वारा और क्या क्या कार्रवाई की गई है, आइए सुनते हैं। वार्निंग दी गई, उसके बाद जिसकी गाड़ियों में हूटर लगे हुए हैं, सायरन लगे हुए हैं या कोई प्रचार सामग्री जिसकी अनुमति नहीं है वो लगा हुआ है, उसके संबंध में जो भी उल्लंघन है तो तत्काल FIR पंजीकृत की गई है। लगभग 7.5 लाख रुपए कैश रिकवर किया गया है, जिसका उनके पास कोई लेखा जोखा नहीं था, और इसको सीज करके संबंधित मजिस्ट्रेट को सूचित किया गया है। इसके साथ साथ 45 बैरियर पॉइंट्स हैं जनपद के अंदर और बाहर, जहां पे लगातार चेकिंग सुनिश्चित की जा रही है आकस्मिक रूप से कि आचार संहिता का कोई भी उल्लंघन ना करे और किसी भी प्रकार का जो इलेक्शन कमीशन गाइडलाइंस है उसका उल्लंघन ना हो। सर 107 में जो पाबंद किए जा रहे हैं उसमें बहुत से बुद्धिजीवी वर्गों को कर लिया गया है, तो उसमें बड़ा नाराजगी है। आपके पास भी लोग आए होंगे। नहीं, बुद्धिजीवी वर्ग से अधिवक्ताओं भी कर लिया गया है। 107-16 पुलिस इस दृष्टि से करती है कि कोई भी व्यक्ति जो चुनाव में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न कर सकता हो या कोई शांति व्यवस्था भंग होने की जिनसे स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिनका आपस का जमीन का विवाद है, वो भी व्यक्ति ऐसे हैं जो चुनाव के दौरान जमीनी विवाद में अगर कोई बात होती है तो शांति व्यवस्था पे उसका असर पड़ता है। तो ऐसे समस्त लोगों को चिन्हित करके और 85,000 लोग लगभग हमने 107-16 में पाबंद कराए हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो जिनको लगता है कि 107-16 पुलिस ने उनके विरुद्ध ठीक तरीके से नहीं किया तो वो अपना रिप्रेजेंटेशन हमें दे सकते हैं, उसको विधिक कार्रवाई। कुछ लोग बाहर भी रहे हैं, उनको भी हो गया है कि 7 कार्रवाई की गई। वो यहाँ आके अगर विवाद किया होगा तो जरूर 107-16 की कार्रवाई की जाएगी। हो सकता है वर्तमान में बाहर चले गए हों, 4 दिन से बाहर चले गए हों, लेकिन अगर यहाँ आके विवाद किया है तो 107-16 की कार्रवाई जरूर की जाएगी। हमीरपुर जिले में गत दिवस की देर स्वान जिला मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर चंद्रभूषण व पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार दीक्षित द्वारा संयुक्त रूप से विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को शांतिपूर्ण, सकुशल, निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के सायर एवं परछा गांव का भ्रमण कर वहां के बूथों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने संबंधित गांव के प्राथमिक विद्यालयों में चौपाल लगाकर ग्रामीणों से बात कर स्थितियों का जायजा लिया तथा उन्हें मतदान के प्रति जागरूक किया। निरीक्षण के दौरान मतदान केंद्रों पर मूलभूत आवश्यकताओं जैसे पेयजल, रैंप, शौचालय, प्रकाश व्यवस्था, फर्नीचर आदि का जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी व पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप अब तक की गई तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित को दिए हैं। अतरौलिया में चला चेकिंग अभियान। नगर पंचायत में सड़क के किनारे अनाधिकृत रूप से खड़े वाहनों को सीज किया गया। प्लास्टिक के प्रयोग पर वसूला गया जुर्माना। बता दें कि जिलाधिकारी की आदेशानुसार अधिशासी अधिकारी डॉक्टर लौल कुमार मिश्रा व थानाध्यक्ष रमेश कुमार के संयुक्त नेतृत्व में नगर पंचायत में अभियान चलाकर अनाधिकृत रूप से सड़क किनारे खड़े वाहनों को सीज कर कानूनी कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई से लोगों में अफरा तफरी मची रही। इसी क्रम में नगर पंचायत में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिबंधित पॉलीथीन को विभिन्न दुकानों से जब्त करते हुए कानूनी कार्रवाई की गई तथा जुर्माना भी वसूला गया। साथ ही साथ लोगों को जागरूक करते हुए निर्देशित किया गया कि प्रतिबंधित पॉलीथीन का प्रयोग न करें, ग्राहकों को झोला या बैग लेकर बाजार आने को कहें। जन जागरूकता के साथ यह अभियान नगर पंचायत में निरंतर चलता रहेगा। लोगों को चेतावनी के साथ सहयोग का अपील भी किया गया कि पॉलीथीन का
प्रयोग ना करें, मास्क का प्रयोग करें, बिना मास्क के आए ग्राहकों को सामान ना दें। आज सुनाते हैं कि शासन अधिकारी डॉक्टर लव कुमार मिश्रा ने क्या कुछ कहा। आज नेशनल हाईवे रोड पे आज वाहन चेकिंग चलाया गया और अतिक्रमण किए हुए टेम्पो लोगों की कार्रवाई भी की गई। ये क्या था, इसके बारे में बताइए। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार जो अनधिकृत रूप से वाहन खड़े हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और इस शाम तक क्लियर हो पाएगा कितने लोगों को सीज किया गया है, कितने लोग चालान किया जाएगा। और आज बाजार में सर पन्नी चेकिंग अभियान भी चलाया गया, पॉलीथीन चेकिंग अभियान, कितने लोग का चालान काटा गया, कितने पॉलीथीन बरामद हुई इसके बाद? उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रतिबंधित पॉलीथीन, डेली यूज जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, थर्माकोल और कप प्लेट ग्लास और पॉलीथीन के जो ग्लास हैं उनको प्रतिबंधित कर दिया है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार अभियान चलाए जा रहे हैं, जिससे आज जब्तीकरण किया गया है। लगभग 2 किलो से अधिक जब्ती किया गया है और 1500 से अधिक जुर्माना लगाया गया है। और विशेष रूप से अनुरोध किया गया है सबसे कि पॉलीथीन प्रतिबंधित प्रयोग न करें और जो भी ग्राहक आए उनको झोला लेकर के आएँ। ये अभियान आगे दिन के भी चलता रहेगा? निरंतर चलता रहेगा। जन जागरूकता भी किया जाएगा। प्रचार वाहन से हम कई बार सबसे चेतावनी भी देते हैं, सहयोग भी मांगते हैं। ये लोग प्रतिबंधित पॉलीथीन प्रयोग न करें और ऐसा भी चलता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा। और एक खबर मऊ से है, जहां थाना सराय लखनऊ के प्रभारी निरीक्षक के गुप्ता के नेतृत्व में पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि थाना सराय लखनऊ पुलिस मऊ के प्रभारी निरीक्षक के गुप्ता द्वारा एक अवैध देशी पिस्टल कारतूस के साथ 2 साथी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ सुशील घुले, अपर पुलिस अधीक्षक TN त्रिपाठी व क्षेत्राधिकारी सदर धनंजय मिश्रा के कुशल निर्देशन में आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के दृष्टिगत अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने के क्रम में प्रभारी निरीक्षक सराय लखनऊ के गुप्ता के नेतृत्व में सराय लखनऊ थाने के पुलिस बल के साथ आज पुलिस ने इस 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पलटो उसको भी थोड़ा। सोने से होगा 40 से। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए जनपद भर में 85,000 लोगों को 107 VJ 116 में पाबंद किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जमीनी विवाद हो या किसी भी व्यक्ति से शांति भंग की आशंका होगी जो चुनाव को प्रभावित कर सकता है, उसे पाबंद किया जाएगा। और क्या कुछ कहा SP अनुराग आर्य ने, आइए सुनते हैं। बुद्धिजीवी वर्ग से 107-16 पुलिस इस दृष्टि से करती है कि कोई भी व्यक्ति जो चुनाव में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न कर सकता हो या कोई शांति व्यवस्था भंग होने की जिनसे स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिनका आपस का जमीन का विवाद है, वो भी व्यक्ति ऐसे हैं जो चुनाव के दौरान जमीनी विवाद में अगर कोई बात होती है तो शांति व्यवस्था पे उसका असर पड़ता है। तो ऐसे समस्त लोगों को चिन्हित करके और 85,000 लोग लगभग हमने 107-16 में पाबंद कराए हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो जिनको लगता है कि 107-16 पुलिस ने उनके विरुद्ध ठीक तरीके से नहीं किया तो अपना रिप्रेजेंटेशन हमें दे सकते हैं, उसको विधिक कार्रवाई वो यहाँ आके अगर विवाद किया होगा तो जरूर 107-16 की कार्रवाई की जाएगी। हो सकता है वर्तमान में बाहर चले गए हों, 4 दिन से बाहर चले गए हों, लेकिन अगर यहाँ आके विवाद किया है तो 107-16 की कार्रवाई जरूर की जाएगी। आजमगढ़ जनपद के गोपालपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सत्येंद्र राय के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन विधिवत पूजन अर्चन के साथ जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह द्वारा फीता काटकर किया गया। इस मौके पर क्षेत्रीय जनता व पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। इस मौके पर मीडिया से रूबरू होते हुए गोपालपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सत्येंद्र राय ने कहा कि यह हमारा मेन कार्यालय है। आज जो कार्यालय का उद्घाटन हुआ, यहीं से प्रचार प्रसार सभी कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना और सभी कार्य यहीं सुचारू रूप से चलाया जाएगा। वरिष्ठ पदाधिकारियों और मंडल प्रभारी के साथ हमारी बैठक होगी और आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। आगे हमें कैसे कार्य करना है, इस पर भी विचार किया जाएगा। उद्घाटन किया गया, जनता को क्या लाभ मिलेगा? आज ये हमारा मेन कार्यालय है और इसका उद्घाटन किया गया है। यहाँ से हम अपने प्रचार प्रसार, अपने कार्यकर्ताओं से मिलने का काम, प्रचार प्रसार का काम यहीं से सुचारू रूप से चलाना हमें है।
और पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ पे जो है, और कौन लोग किधर जाएंगे प्रचार में, कौन किधर से आया, सारी जो है यहाँ हमारे विधानसभा के प्रभारी जी परमादरणीय प्रेम नारायण पांडे जी हैं, आपके माध्यम से जो है यहाँ पर जो है काम होगा। अच्छा, क्या रूपरेखा तैयार की गई है? आज केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन है, आगामी जो प्रचार प्रसार है, जो जनसंपर्क है, उसमें क्या रूपरेखा तैयार की गई? इसके बारे में कुछ कार्यकर्ताओं से भी आपने बात की है कि आगे की रणनीति तैयार की? नहीं, इसकी रूपरेखा जो है अभी हमारे संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी और हमारे मंडल अध्यक्ष जनों के साथ हमारी बैठक होगी, उसमें निर्धारित हो जाएगा कि हमको आगे कैसे कैसे काम करना है। क्षेत्र में बात करें जहाँ से आपको टिकट मिला, उस क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के भी पूर्व विधायक रहे आदमी को टिकट दिया गया है, किस तरह से जो है इस बार फाइट रहेगी और क्या कैसा देखते हैं संघर्ष के साथ? भारतीय जनता पार्टी जो है अपने कार्यकर्ताओं के दम पर सीधे जो है हर चुनाव में जो है, और हर छोटे से बड़े चुनाव को जो है चुनौती के रूप में लेती है और जनता के बीच में जा कर के चुनाव लड़ती है, और हम ऐसे किसी भी को अपनी चुनौती के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। हमारा उद्देश्य अलग है, हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ जनता जनार्दन। गोपालपुर में किससे अपनी टक्कर मानते हैं? गोपालपुर चुनाव में किससे अपनी टक्कर मानते हैं? भाई टक्कर क्या, लड़ाई थोड़ी हो रही है, चुनाव हो रहा है, लोकतंत्र है, पर्व है। जनता जनार्दन जो है, जिसको जो है महसूस करेगी कि हाँ ये अच्छे साबित हो सकते हैं या इनको चुनने से आगे का जो है हमारा विकास का रास्ता और हमारे कामों को जो है सहूलियत होगी, तो जनता मन बनाएगी, जिसको जनता स्वीकार करेगी। टक्कर की बात कोई नहीं है। इस बार चुनाव में जनता के सामने अपने आपको किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे कि जनता आपको ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव करे, किन मुद्दों के साथ? हमारे मुद्दे बिल्कुल साफ हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा संचालित गांव, गरीब, किसान, मजदूर, माताएं, बहनें, जिनके भी हक में जो है जो भी ये योजनाएं चल रही हैं, हमारा संकल्प है और भारतीय जनता पार्टी जो है ये संकल्पों के साथ ही आगे बढ़ रही है कि हम किसी को भी जो है समाज में इस तरह से जो है हर जगह पहुंच करके सेवा भाव से काम करेंगे और गरीबों को उनको और ऊपर लाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उन्हीं के आधार पे हम सारे लोग कार्यकर्ता जा करके और गांव-गांव, जगह-जगह जो है भारतीय जनता पार्टियों की नीतियों के आधार पे उनसे मिलेंगे और समर्थन मांगेंगे। अम्बेडकर नगर में आज विधानसभा चुनाव के लिए 3 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसमें आलापुर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से 2 और टांडा विधानसभा से 1 प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया। समाजवादी पार्टी से पूर्व मंत्री राममूर्ति वर्मा ने टांडा से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, तो वहीं आलापुर विधानसभा से पूर्व सांसद त्रिभुवन दत्त ने भी सपा प्रत्याशी के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। और बसपा से किसरा देवी गौतम ने भी आलापुर सुरक्षित विधानसभा से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद पूर्व मंत्री राममूर्ति वर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जात के नाम पर, धर्म के नाम पर जो बंटवारा किया जा रहा है उसे रोकना है। किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिले, पढ़े लिखे लोगों को रोजगार मिले। इस सरकार से यदि निजात नहीं मिला तो हिंदुस्तान का संविधान खतरे में पड़ जाएगा। क्या कुछ कहा प्रत्याशियों ने, सुनिए। सर्वजन के हिताय के लिए, सर्वजन के सुखाय के लिए हमारी पार्टी का नारा है। हमारी बहन जी कहती कम है, करती ज़्यादा है। जब हमारी पार्टी की सरकार होती है तो सर्वजनों के लिए काम होता है, किसी एक विशेष के लिए काम नहीं होता। तो हमारा वही मुद्दा होगा कि अपने विधानसभा के जो भी परेशानी है, जो भी दैनिक आवश्यकताएं हैं जनता की, उसको पूरा करेंगे। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि 3 मार्च को आलापुर के महान जनता निश्चित तौर से आलापुर विधानसभा क्षेत्र के सेवा करने का अवसर मुझे प्रदान करेगी और 10 मार्च को ऐतिहासिक जीत आलापुर से होगी। और ये भी तय है कि आलापुर की जो जीत होती है, जिस पार्टी की जीत होती है उसी की सरकार बनती है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि 10 मार्च को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी लेने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर जात के नाम पर, धर्म के नाम पर जो डिवीज़न किया जा रहा है उसको रोकने का है। किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिले, पढ़े लिखे लोगों को नौकरी और रोजगार मिले, प्रदेश में शिक्षा का माहौल फिर से तैयार हो जो लगभग 2 वर्षों से पूरी तरीके से बंद है। प्रदेश में शांति कायम हो, उत्तर प्रदेश फिर से विकास के रास्ते पर जाए, इसको लेकर हम लोग श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए और सभी लोगों से अनुरोध करने के लिए बीच में हैं
कि सरकार से अगर निजात नहीं मिली तो हिंदुस्तान का संविधान खतरे में पड़ जाएगा। पता नहीं संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा।